Hello student, you have already know about our constitution in first part. Now I am going to start second part. Till now you have already know well about our constitution. Meaning of constitution, you know that constitution is rule book, law book through which the government is being run. मतलब वह किताब, कानून की किताब, वह नियमों की किताब को हम लोग संविधान बोलते हैं, जिसके द्वारा सरकार चलाई जाती है। देश की सरकार, किसी भी देश की सरकार को फंक्शन किया जाता है जिसके आधार पर। अब इसके बाद था कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी। तो पहला था कि कोई भी डेमोक्रेसी में या किसी टाइप के गवर्नमेंट में सरकार को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। खासकर डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, उसमें सिटीजन कैसे पार्टिसिपेट करेगा, उसका क्या राइट है, उसका क्या पावर है, और सिटीजन के राइट की सुरक्षा के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। दूसरा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसमें सुधार किया जाता है, उसमें बदलाव लाया जाता है। दूसरी बात, कोई भी देश विभिन्न प्रकार के समुदायों से बना हुआ होता है, तो सारे समुदायों को एक साथ रखने के लिए एक कानून की आवश्यकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटिकल सिस्टम को बतलाता है कि जो देश है उसमें किस टाइप की सरकारें रहेंगी, कैसे सरकारें काम करेंगी, लोगों को क्या क्या राइट है, उस राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद किसी भी देश में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं, तो माइनॉरिटी ग्रुप के भी अधिकारों को, उसकी रक्षा के लिए, उनके अवसर को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था होती है। फिर सारे समुदाय में आपस में जो टकराहट होती है, या एक समुदाय के अंदर ग्रुपों में जो टकराहट होती है, अलग अलग जो लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट का टकराहट को रोकने के लिए भी ये कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण है। कभी कभी जनता भी चाहती है कि हम बदलें, लेकिन जो संविधान होता है वो इस टाइप के बदलाव की अनुमति नहीं देता है, और वो कहता है कि वे जब जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको जनता के भीम पर, जनता के एक नाराज़गी के आधार पर बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद शुरू होता है कि भाई जो हमारा संविधान है, माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी क्या क्या विशेषता है। तो उस विशेषता की चर्चा है। सबसे पहला है कि भाई अपना जो संविधान है उसका अपने एक प्रस्तावना है, जिसको प्रीमेबल बोलते हैं। दूसरी बात, हमारा संविधान जो है वो बहुत बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है और पूरा लिखा हुआ है, लिखित है। दूसरा चीज़ कि अपने संविधान में बदलाव की अनुमति है, जिसको हम लोग अमेंडमेंट्स बोलते हैं। अपना जो संविधान है अपने देश को एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री घोषित करता है। दूसरा जो आदर्श है हमारे संविधान का कि हमारा समाज कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, एक सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री के बारे में डिक्लेयर करता है प्रीमेबल में ही। उसको कैसे हम लोग लागू कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, समाज में जो गैर बराबरी है उसको दूर करने के लिए उसको कैसे क्या उपाय करना पड़ेगा। फिर फेडरलिज्म है, क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, फिर लोकल लेवल सरकार है। तो उनके बीच में क्या क्या उनके अधिकार हैं, कैसे वो लोग कानून बनाएंगे, उनका क्या क्षेत्र है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें विशेषता है अपने संविधान की।
फिर जो संविधान है वो अपना एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें संसद जो है सर्वोच्च होता है, क्योंकि देश की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि के रूप में संसद में ही लोगों को चुन के भेजती है केंद्र लेवल में, और वो जो विधायिका का सुप्रीम बॉडी होता है, और इसके साथ वो जो संसद है वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी होता है, अकाउंटेबल भी होता है। दूसरी बात, ये जो संविधान की विशेषता अपना है, इसमें बिल्कुल जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है, सबका अधिकार बिल्कुल अलग अलग किया हुआ है। इसके बाद अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। इस राइट को प्रोटेक्ट करने का हर सिटीजन का राइट है, जो फंडामेंटल राइट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में प्रावधान दिया गया है। जुडिशरी जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो इस ढंग से हम लोग यहाँ तक जाने। अब हम लोग जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है, जिसके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, या तो वो है राइट ऑफ इक्वलिटी, जो लोकतंत्र का क्या है, हृदय है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। मतलब हमारा जो कानून है वो अपने देश के प्रत्येक नागरिक को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, एकदम बराबरी के रूप में। मतलब कानून के नज़र में सब बराबर है। दैट इज ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। जो राज्य है वह लोगों में भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे किसी रेस के हों, किसी जाति के हों, किसी लिंग के हों, किसी धर्म के हों, किसी जगह के हों। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। जो छुआछूत था पहले अपने समाज में, उसको मिटा दिया गया संविधान के द्वारा, क्योंकि ये राइट ऑफ इक्वलिटी का हनन करता है। Every citizen has access to all public places such as playgrounds, shops, hotels, etc. All citizens can apply for government job. और जो बराबरी का अधिकार है, समानता का अधिकार है, भारत के नागरिक हर जगह जा सकते हैं। कोई पब्लिक प्लेस है, कोई भी खेल का मैदान है, कोई दुकान है, कोई होटल है, किन्हीं को कोई इसमें रोक नहीं है, और सभी सिटीजन नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये राइट इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब दूसरा है राइट ऑफ फ्रीडम। ये भी लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण राइट है जो संविधान हमको देता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू फ्रीडम फॉर एवरी सिटीजन। सबको स्वतंत्रता का अधिकार हमारा संविधान देता है। अंडर दिस राइट ए सिटीजन, इस राइट के तहत क्या होगा, A citizen has right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. क्या क्या राइट टू फ्रीडम में? पहला है एक्सप्रेशन का फ्रीडम, स्पीच का फ्रीडम। मतलब लोकतंत्र में हमारी संविधान ये गारंटी देता है कि कोई भी आदमी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, कोई भी संगठन तैयार कर सकता है, देश के अंदर कहीं भी आ जा सकता है, देश के किसी हिस्से में निवास कर सकता है, किसी प्रकार का वो अपना प्रोफेशन, व्यवसाय, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये फ्रीडम दिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देश के प्रत्येक नागरिक को। अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब है शोषण के खिलाफ अधिकार। प्रॉपर्टी मेक्स पीपुल हेल्पलेस, द रिच टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर्स हेल्पलेसनेस। कहता है गरीबी जो आदमी को मजबूर बनाती है, लाचार बनाती है, और जो अमीर लोग हैं गरीब लोगों की लाचारी का फ़ायदा उठाते हैं। पुअर पीपुल आर ऑफेन कंपेल्ड टू वर्क विदाउट पेमेंट। कहता है गरीब लोग कभी कभी या तो उनको पेमेंट नहीं मिलता है या कम पेमेंट मिलता है अपने काम का। दिस इज़ कॉल्ड फोर्स लेबर और बेगार। बिना पेमेंट का काम को क्या बोलते हैं?
बिगाड़ बोला जाता है, बिगाड़ प्रथा। सो द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स trafficking, forced labor, and the working of children who are under 14 years of age। और ये जो लोगों का है, ये जो ज़बरदस्ती काम कराना बिगाड़ है, या 14 साल से कम से बच्चों से काम लेना है, तो इस सब पर जो है रोक है संविधान में कि आप किसी भी आदमी का शोषण नहीं कर सकते हैं। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब है लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज हर रिलीजन। हर लोगों का अधिकार है कि अपना पूजा कर सकें जो भी धर्म को मानते हैं, और उसको बढ़ा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इन द आइज ऑफ लॉ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। कानून की नज़र में सारा धर्म बराबर है। ईच वन ऑफ अस शुड पे रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स। और हम लोगों को दूसरे धर्मों का सम्मान करना है। ये नहीं कि अपने धर्म को मानेंगे और दूसरे धर्मों से घृणा करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने धर्म को मानेंगे ही, उसके लिए फ्रीडम है। आप मानिए अपने धर्म को, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन दूसरे धर्म के, दूसरे लोगों के धर्म के, दूसरे धर्म के फेथ को आप नकार नहीं सकते हैं, ठुकरा नहीं सकते हैं, उनको पर आघात नहीं कर सकते हैं, समझ गए, उनकी निंदा नहीं कर सकते हैं। कल्चरल एजुकेशनल राइट। अब है आपको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। क्या है भाई? आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द right of each group of people to establish and maintain education institution of its own in order to preserve and develop their language and culture। भारत में सब अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, उनको राइट है कि वे अपना स्कूल खोल सकते हैं, शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं, और उसको अपना कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट कर सकते हैं, समझ गए, उसका विकास कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लोगों को संवैधानिक निवारण का भी अधिकार है। क्या है भाई? दिस गिव्स अथॉरिटी टू द सिटीजन टू मूव टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। कहता है हमारा संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार दिया है। अगर उसको लगेगा कि हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट जो दिया गया है, 6 फंडामेंटल राइट्स में किसी का हनन होता है, या तो राज्य के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। और हमारी जो न्यायपालिका व्यवस्था है वह इसको संज्ञान में ले सकती है, और उसके लिए वो सरकार को डायरेक्शन दे सकती है, मशीनरी को, एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे सकती है। All these rights are binding upon every authority that has got the power to make laws। कहता है ये सारे लोगों पर, ये जो राइट हैं बाइंडिंग है सारे अधिकारियों पर, एंड दैट हैज़ गोस्ट पावर टू मेक लॉज। और उनको ये पावर दिया गया है कि ये फ्रीडम ऑफ राइट, राइट ऑफ फ्रीडम, या जो राइट फंडामेंटल राइट्स है, इसके प्रोटेक्शन के लिए कानून बना सकें, जिससे कि लोगों का जो मौलिक अधिकार उसका हनन नहीं हो सके। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सम डायरेक्टिव्स टू आवर गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपुल। ये निर्देश दिया है, इसको कहता है नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं हिंदी में। ये संविधान में दिया हुआ है कि हम जो भविष्य में काम करेंगे उसकी दिशा क्या होगी। उसमें दिया गया है कि सरकार हमेशा लोगों की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए काम करेगी। These principles help the government to make social economic reforms in the country। और देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए यह जो नीति निर्देशक तत्व हैं बहुत आवश्यक हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये सरकार को मदद करते हैं। जब भी सरकार कोई परोपकारी कानून बनाती है तो देखती है कि हमारा संविधान क्या क्या कह रहा है, और उसी के अनुरूप सरकार कानून बनाती है। दे डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी ऑफ द मासेज एंड टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। और कहता है, ये क्या कहता है कि लोगों के बीच जो गरीबी है उसको कम करना, उसको दूर करना है, और आर्थिक और सामाजिक जो प्रोस्पेरिटी है
उसको बढ़ाना है, नेशन के आर्थिक और सामाजिक जो संपदा है उसको बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है। तो ये सारा चीज़ जो था ये हमारा था संविधान। हमारा जो है वो क्या राइट था, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे संविधान ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है। और आगे देश में देश के विकास के लिए जब सरकार कोई कानून बनाए, कोई नीति तैयार करे, कोई प्लान करे, तो हमेशा वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है देश का जो संविधान में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, उसको ध्यान में रखना है, उसके अनुसार काम करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शन। अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हम बोले हैं, लॉ बुक है, जिसके अनुसार विच गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शन, जिसके अनुसार किसी देश की सरकार चलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन constantly grows and evolves according to the needs, requirement and aspirations of the people and functioning institutions। कहता है क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग बोलते हैं? क्योंकि हमेशा ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, विकास करता है। कैसे? लोगों की आवश्यकता, उसकी इच्छा और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, संस्था, उनके फंक्शन करने के लिए। In a democratic country, it is the constitution in which the government's power and citizens' rights are clearly defined। और क्या खासियत है? जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो भी लोकतांत्रिक देश है, उसमें जो भी गवर्नमेंट का पावर है और वहाँ के नागरिक का अधिकार, उसको बिल्कुल साफ साफ दर्शाया गया है। The constitution consists of certain ideals that tells us the fundamental nature of our society। और कहता है दूसरा क्या है? ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा जो आदर्श है, जो हमारा एम है, वो भी दर्शाया जाता है, जिससे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर क्या है, फंडामेंटल नेचर क्या है। द प्रीमेबल कंटेन्स द आइडियल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा प्रीमेबल है अपने देश के संविधान का, उसमें हमारा क्या आदर्श है, हमारा क्या एम है, वो दर्शाया गया है। Our constitution is the longest constitution in the world. Originally, it was divided into 22 parts, 395 articles and 8 schedules। हमारा जो संविधान है दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 हिस्सा है, 22 पार्ट्स, और 395 आर्टिकल्स हैं, अनुसूची हैं, मैंने अनुच्छेद हैं, और 8 शेड्यूल्स हैं। समझ गए? तो our constitution set up a federal system of government that refers the system in which there are more than one level government in the country। कहता है फेडरल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब कि जो सरकार है वो एक से अधिक लेवल पर होगा। मतलब सरकार केंद्र लेवल पर भी होगा, स्टेट लेवल पर भी होगा, और लोकल लेवल पर भी हो सकता है। अपने देश में 3 लेवल पर सरकारें हैं। The legislature in the center is called the parliament और संसद, और जो केंद्र के आधार पर जो विधायिका है उसको हम लोग पार्लियामेंट या संसद बोलते हैं। Our constitution guarantees certain basic rights to every citizen of India that are called fundamental rights। हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है, उसकी गारंटी का अधिकार देता है, उसकी सुरक्षा भी करता है। वो जो राइट है उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। The word federal has not been mentioned in our constitution। Article 1 says India that is भारत shall be union of states। कहता है कि फेडरल हमारे संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, जिसे हम भारत कहते हैं, जो भारत है, shall be a union of states। वह क्या होगा? राज्यों का समूह होगा। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके बाद आपका एक्सरसाइज शुरू होता है। ये पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ए फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू व्हिच गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शंस। अब ये जो लाइन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? डिफिनीशन है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी कन्फर्मिटी विथ
हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें कि हमारे देश में सरकार जो भी कानून बनाएगी वह संविधान के अनुरूप ही होगा। यदि संविधान में दिए हुए बातों के खिलाफ कोई सरकार या तो केंद्र या स्टेट गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन बनाती है तो वह नहीं चलेगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, वो गैर संवैधानिक कानून हो जाएगा और उसकी मान्यता नहीं रहेगी। तो यहाँ भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप हो, हैज़ टू बी इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन इंट्रोडक्शन इन विच द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन। अब अभी लोग जान चुके हैं कि ये इंट्रोडक्शन कहाँ है, तो इंट्रोडक्शन दिया गया प्रीमेबल में। संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीमेबल है उसमें इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके पर्पस के बारे में। तो यहाँ पर ए होगा प्रीमेबल, प्रीएम्बल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या फीचर्स है, ए डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है। अमेंडिंग प्रोसीड्यूर ये भी है, फेडरलिज्म भी है। डी ऑल ऑफ दीज होगा, चूँकि ये तीनों जो है ABC तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द कंट्री फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। कहता है कि दिया हुआ है कि हमारा जो देश होगा कैसा होगा, तो आप पढ़ चुके हैं कि सोवरेन, दूसरा डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसमें सोवरेन जो वर्ड है, ये सोवरेन शब्द कहता है सार्वभौमिक, इसको बोलते हैं सोवरेन का कि संप्रभुता संपन्न, मतलब कि बिल्कुल सारा पावर अपने देश में है, कोई एक्सटर्नल पावर इसको नहीं कंट्रोल करेगा। तो ये जो है सोवरेन, वो इसकी विशेषता है। छठा है, इंडिया हैज़ गवर्नमेंट इन द स्टेट एट द सेंट्रल लेवल दैट शो दैट इट हैज़ a secular system of government, a federal system of government, a democracy and socialism। ये बी है, फेडरल सिस्टम है कि केंद्र में भी सरकार होगी और स्टेट लेवल भी सरकार होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो इस ढंग से आपका कौन था, ये था आपका एक्सरसाइज MCQ। इसके बाद आपका आता है MCQ के बाद है वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, इसका डिफिनीशन आप दे देंगे। जो कि पहला ये MCQ का जो है वो है, व्हाई डू वी से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा अमेंडमेंट करने का प्रोविज़न है, जो कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार और पीपुल के एस्पायरेशन, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार लोग चेंज करते रहते हैं। ग्रो करता हमारा संविधान हमेशा। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो रिस्ट्रिक्शन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या होगा, अगर रिप्रेजेंटेटिव पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो वो अपने पावर का मिसयूज करेंगे, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। डिफाइन द टर्म रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है आपको बता चुके हैं, जब किसी स्टेट का हेड जो होता है वो इलेक्टेड होता है, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। अपने देश में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हैं, इसलिए हमारा देश रिपब्लिक कंट्री है। इसलिए द कंट्री इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इज कॉल्ड ए रिपब्लिक कंट्री। व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि जहाँ स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी लोग अपना धर्म मानेंगे, लेकिन स्टेट किसी धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, किसी को प्रोपगेट नहीं करेगा। तो यही हुआ सेकुलरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं सेकुलर कंट्री। मतलब हमारा जो है वो किसी धर्म को से, हमारा स्टेट धर्म से फ्री है, समझ गए, और किसी खास धर्म को हम लोग, सरकार जो है प्रोपगेट नहीं करती है, इसी को बोलते हैं सेकुलरिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व, और कहा गया है कि जब भी सरकार कोई नियम बनाए तो इसको ध्यान में रखे, और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो देश में आर्थिक सामाजिक जो बदलाव है, तरक्की के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, लोगों का देश के उत्थान के लिए ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं,
दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कि देश में सब लोगों का विकास हो, गरीबी कमे और लोगों का आर्थिक और सामाजिक रूप से भी विकास हो। अब है शॉर्ट टाइप आंसर। देर आर ए प्रोविजन टू चेक एंड बैलेंस इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। अपने संविधान में क्या क्या है जो कि चेक एंड बैलेंस करता है। पहला तो क्या है कि जो तीनों ऑर्गन है स्टेट गवर्नमेंट का, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशियरी हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ और एक लेजिस्लेचर, ये तीनों का राइट पावर अलग अलग है और एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस के लिए कानून बनाए गए हैं। जैसे क्या है, अगर संसद मेरा कानून बनाएगा तो फिर उसकी समीक्षा करने का पावर जुडिशियरी को है। इसी ढंग से एग्जीक्यूटिव कोई काम करेगा तो उस पर बहस करने का संसद में पावर है। तो ये सब चेक एंड बैलेंस का है। और लोगों का फंडामेंटल राइट भी है कि अगर लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसका कोई भी दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ सीधे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये भी संविधान दिया है चेक एंड बैलेंस करने का। उसके बाद क्या है कि सब जो स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सब्जेक्ट अलग है, जो है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो ये सारा चीज़ चेक एंड बैलेंस के लिए। व्हाट डू यू थिंक द लॉज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड द बेसिक लॉज, एक्सप्लेन। इसमें है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो लॉ है उससे इतर या उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता है। जब भी या तो केंद्र की सरकार माने विधायिका या स्टेट लेवल पर जो हमारा लेजिस्लेचर है जब भी कानून बनाने लगेगा तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके खिलाफ कानून नहीं बना सकता है, उसके विरोध में नहीं बना सकता है, उसी को देख के बनाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई कानून बना जो संविधान के खिलाफ होगा तो उसको हमारा जो जुडिशरी है उसको रद्द कर देगा, कहेगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये रिमेडी है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक लॉ है वो बेस है, उसी पर के आधार पर दूसरा कोई कानून बनेगा। व्हाट आर द रोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री, कंट्री का में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है ये आप देख चुके हैं, तो उसको लिखना है। उसमें रोल में आप देखे हैं क्या क्या रोल है। तो पहला तो हम रोल की चर्चा की है, शुरू में किए थे कि ये सिटीजन का और गवर्नमेंट का जो राइट है, पावर है, उसको अलग अलग व्याख्या किया है उसकी सुरक्षा के लिए। दूसरा क्या है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि जब भी जनता की जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार इसमें बदलाव लाया जाता है। दूसरा जो फंडामेंटल नेचर है उस सोसाइटी का कैसा होगा वो अपने संविधान में दिया गया है और ये ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। फिर अलग अलग जो कम्युनिटी हैं उसकी सुरक्षा के लिए भी इसमें दिया गया कि कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर वर्चस्व नहीं करे। दूसरा चीज़ है बहुत सारे कम्युनिटी लेके बनता है अपना देश, तो सारे लोग उस कानून को माने, सेटिस्फाइड रहें कि इसमें हमको सब लोगों को बचाने का अधिकार है। फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें इसका रोल है कि हमारा कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसमें हम बदलाव ला नहीं सकते हैं। फिर ये है जो लोगों के राइट की सुरक्षा करता है कि कोई एक दूसरे कम्युनिटी में जो वर्चस्व कम्युनिटी है दूसरे को, माइनॉरिटीज़ को परेशान ना करे, उनके अधिकार का हनन ना करे। इसके अलावा कभी भी ऐसा भी होता है कि जनता को भीम होता है कि नहीं हम बदलाव लाएं, तो वो बेसिक नेचर जो है संविधान का उसमें बदलाव नहीं ला सकता है। तो ये सारा चीज़ है जो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब है इसके बाद आपको जस्टिफाई दैट इंडिया इज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और कहता है इसको जस्टिफाई कीजिए। सही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया कि हमारा कंट्री सोवरेन है और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, वो देश के लिए कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी दूसरा देश उसको प्रभावित नहीं कर सकता है और ना हम लोग प्रभाव में आते हैं। तो इसलिए हमारा जो कंट्री है वो सोवरेन है और ये हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहता है कि हमारा देश सोवरेन है, सिर्फ आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है, ये सोवरेन भी है। अब है लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, व्हाई डज द डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये दिया हुआ आपको सब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए पूरा उसकी जिक्र कर चुके हैं।
बिल्कुल सेकेंड पेज पर सारा दिया हुआ। व्हाट आर द वेरियस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी दिया हुआ है कि क्या है। डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट का प्रोविज़न है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री है, फेडरलिज्म है। ये सारा चीज़ जो है ये फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सारा जो चीज़ है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये सारा चीज़ जो फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स मेंशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने फंडामेंटल राइट्स का मेंशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन राइट है, तो राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारा फंडामेंटल राइट है, इसका जिक्र अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब है ट्रू एंड फॉल्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन enumerates our rights and duties, ये ट्रू है। इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आवर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फॉल्स है, नहीं हमको रेस्पेक्ट करना अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट शुड बी इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है एकदम बिल्कुल होना है, जितना भी कानून बनेगा गवर्नमेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। दुनिया के अधिकतर कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसके बिना कोई सरकार चल नहीं सकती, तो भी फॉल्स है। इंडिया है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप लोग जानते हैं कि अपने देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, ये तो ट्रू है। इस प्रकार से आप देख लिए कि इसमें पहला क्या है, ट्रू है, दूसरा क्या है, फॉल्स है, तीसरा भी फॉल्स है, चौथा भी फॉल्स है और पांचवा ट्रू है। तो दो ट्रू है, पहला पांचवा ट्रू है, बाकी 2 3 4 फॉल्स है। Okay, thank you for watching this video. Thank you very much.